नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। ना मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। ऐसा कैसे होता है कि एक ही दिन में अचानक से इजराइल मान जाता है? इतने महीने आपने देखा कि इजराइल मान नहीं रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जीत भी जाते हैं और वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि ये ना ट्रंप को एक गिफ्ट है। अच्छा, चलो ये भी मान लेते हैं, ट्रंप को गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में नहीं सोच रहे, गिफ्ट दे रहे हैं। बट उसी दिन एक वॉर शुरू हो जाती है सीरिया में, और ये जो सीज फायर है ये हिजबुल्ला के साथ होता है, जो स्ट्रॉन्गर काउंटर पार्ट है उसके साथ सीज फायर है। बट हमास के साथ नहीं है, गाजा में नहीं है, आईसीसी का अरेस्ट वारंट, ये सब क्या चल रहा है एग्जैक्टली और इसमें बशर अल असद और व्लादिमीर पुतिन का क्या पॉइंट है? व्लादिमीर पुतिन हर जगह क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो क्यों फंस रहे हैं हर जगह? क्योंकि बाइडेन के जो 50 दिन बाकी है ना, इसमें कुछ बड़े बड़े गेम चल रहे हैं। चलिए देखते हैं, और वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। लाइक करिएगा तो वीडियो की रीच बढ़ेगी और मैं दिल से आपको थैंक यू बोलूंगा ना। यहां पे देखिए जरा, हिजबुल्ला बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट है। ये गाजा स्ट्रिप में हमास जिस तरीके से एक छोटी फोर्स है, बट जिस तरीके से आर्म किया है रेबल्स को व्लादिमीर पुतिन ने, ईरानियन रेजिम ने, और अब हमें ये चीजें कॉमन सेंस में पता है कि चाइना, रशिया, ईरान ये मिलके लेबनान के अंदर हिजबुल्ला को आर्म कर चुका है। बहुत अच्छे से आर्म किया था, इतना कि पूरा इजराइल इसके रॉकेट के अटैक में आता था, इसके मिसाइल के अटैक में आता था, ठीक है। तो हर जगह खतरा था। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर ये आप इजराइल देख रहे हैं तो इजराइल के जो नॉर्दर्न रीजन है ये कंप्लीटली खाली हो गए थे, बिल्कुल खाली हो गए थे, लोगों को भगा दिया गया था। अब मैंने ये भी कहानियां सुनी, आपने भी सुनी होगी कि भाई इजराइल के लोग बड़े रेजिलियंट होते हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, अपनी कंट्री के लिए बड़े नेशनलिस्टिक हैं, बट वो भी तो थकते हैं, उनके बच्चों को भी स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था। हमेशा बंकर में नहीं रह सकते, हमेशा आप एक तरीके से मेकशिफ्ट होम्स में नहीं रह सकते, होटल्स में नहीं रह सकते। तो लोगों को वापस लौटना था कहां? नॉर्दर्न इजराइल में, अपने घर लौटना था। साइमल्टेनियसली मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लूजर की तरह लड़ रहा था, नहीं। उसके दो पर्टिकुलर अटैक्स काफी बड़े थे, स्पेशली जब वो लीडरशिप को हिट करता था, हसन नसरल्ला का एलिमिनेशन, या फिर उसने जो पेजर अटैक किया था। बट लेबनान इसके बाद भी, दुनिया ने क्या उम्मीद की थी, और बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई इसके बाद ईरानियन रेजिम नेक्स्ट है, ठीक है, सीरियन रेजिम नेक्स्ट है। तो सीरियन रेजिम, ईरानियन रेजिम तो छोड़िए, ये तो हिजबुल्ला को भी ठीक से हरा नहीं पाए। उसके बाद अचानक से बोलते हैं कि भाई अब तो हम सीज फायर डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये जो रखा रह गया, ये ग्रेटर इजराइल बनाना था इनको, ठीक है, और ज्यादा जमीन खानी थी सीरिया वगैरह की, ईरान की रेजिम को टॉपल करना था, ये सब तो पीछे रह गया। बट ये जो अरेस्ट वारंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, ये जो इजरायली वॉर क्राइम्स, गाजा की बात होने लगी, गाजा की बात हर जगह होने लगी, और योव गलांट, नेतन्याहू को पता था, इसलिए योव गलांट को पहले ही डिसमिस कर दिया था। बाइडन सेज आईसीसी वॉर क्राइम्स अरेस्ट वारंट आउटरीचेस। अच्छा, तो मतलब बाइडन के बिना जाने हुए आईसीसी काम कर लेता है, तो कैसा ग्लोबल ऑर्डर, कैसी हेजेमोनी, क्या है फिर यूएस पावर? अगर आईसीसी ऐसे ही काम कर रहा है, आप तो वर्ल्ड बैंक को इतने अच्छे से कंट्रोल करते हो, आईएमएफ को इतने अच्छे से कंट्रोल करते हो, आईसीसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्या? कौन कंट्रोल करता है फिर? आईसीसी। नाउ ट्रूडो कंफर्म्स कनाडा विल अरेस्ट नेतन्याहू अपॉन विजिट। अब यहां पे आप एक पॉइंट समझिएगा जो बहुत जरूरी है। इंडिया का एग्जांपल लेके देखिए अमेरिका को जो कहना होता है, अमेरिका तो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बाइडन सेज आईसीसी वॉर क्राइम्स अरेस्ट वारंट आउटरीचेस, उसी तरीके से बाइडन कहता है इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड, इज अ पार्टनर, ठीक है, इज एन एलाई, सब कुछ है भाई इंडिया, ठीक है। और फिर ट्रूडो से क्या करवाता है? ट्रूडो से ये बोलता है कि अरेस्ट बेंजामिन नेतन्याहू, और ट्रूडो इंडिया को क्या बोलता है? तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अमेरिकन गवर्नमेंट एक बात कहती है, और अमेरिकन गवर्नमेंट को जो क्रिटिसिज्म करना होता है वो कनाडा के थ्रू करवाते हैं। इतना बड़ा पपेट है, इतना बड़ा पपेट है ट्रूडो। तो ट्रूडो से हमारे ऊपर क्या करवाया है? ये निज्जर का पूरा केस बनाना और डेली भारत की बेइज्जती करना, इजराइल की बेइज्जती करना, तो ये इनका जनरल सा काम है। यूएन स्पेशल कमेटी लाइकन्स इजरायली पॉलिसी इन गाजा टू जेनोसाइड। अब ये कहां की कहानी चल रही है? ये गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है, वही गार्जियन जो इंडिया के बारे में बोल रहा था क्या, कि भाई इंडिया चुन चुन के लोगों को दूसरी कंट्री में मरवाता है। तो मतलब ये जो दो माउथ पीस हैं, द गार्जियन और हमारा ट्रूडो, ठीक है। तो लेफ्ट लिबरल, वोक लिबरल का ये जो देवता हैं ये लोग, इनके ये प्रोपेगेंडा मशीनरी, तो वो लोगों का क्या ओपिनियन है इजराइल पे, ये आप यहां पे समझ चुके हैं। और चारों तरफ हमने क्या देखा, यहां पे गाजा है, इधर वेस्ट बैंक है, यहां लड़ाई चल रही है आज भी,
यहां आज भी बॉम्बिंग चल रही है, यहां पे शांति नहीं मिली है। अब वॉइस ऑफ अमेरिका, जो कि यूएस गवर्नमेंट का वॉइस है, ठीक है, एसेंशियली, तो इजराइल हमास सीजफायर नाउ मोर लाइकली। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि बाइडन इतना गुस्सा है कि भाई एक साइड में एक वॉर रुकवा दी, ठीक है, और इजराइल मान इसलिए गया क्योंकि इजराइल की हालत खराब थी, हालत खस्ता थी, पॉलिटिकल हालत खस्ता है बेंजामिन नेतन्याहू की। कोई हॉस्टेजेस अभी तक मिले नहीं है, गाजा पे जेनोसाइड हो रहा है, खुद के ऊपर अरेस्ट वारंट हो रहा है, और यूएस के सबसे अच्छे एलाइज वो एक हिंट दे रहे हैं कि भाई हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। और अमेरिका कुछ भी कह सकता है क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ दे कैन डू एनीथिंग, राइट। तो वॉइस ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है कि सीज फायर अब हो जाएगी। यूएस मतलब अब डंडा लेके खड़ा है नेतन्याहू के पीछे, एक सीज फायर दूसरा सीज फायर। क्यों ऐसा? वाई? बिकॉज ऑफ दिस। ये जो इलेक्शन था ना, इसमें खेल गए थे बेंजामिन नेतन्याहू, काफी अच्छे से खेल रहे थे, ठीक है, शिनबेत के साथ, मोसाड के साथ, बाइडन। आई डोंट नो इफ नेतन्याहू इज ट्राइंग टू स्वे यूएस इलेक्शन ना। ग्लोबल न्यूज थी और इसे धीरे धीरे दबा दिया गया, साइड कर दिया गया, बट ये था कि नेतन्याहू इज डायरेक्टली इंटरफेयरिंग इन यूएस इलेक्शन। ऐसा ही रिपोर्ट, मतलब फॉर ट्रंप कौन कर रहा था? इजराइल कर रहा था। ऑन द ऑपोजिट साइड कमाला हैरिस के लिए कौन कर रहा था? ओपनली कर रहे थे यूके की कीर स्टारमर की गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा वो वोक लिबरल है और इसको चाहिए था कि ट्रंप वापस आ जाए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि इनकी रियलिटी ये थी कि इजरायली आर्मी अलार्म्ड बाय डेथ टोल थे, तो कैजुअलिटी इनकी हैवी हो रही थी। और ये तो अब वॉल स्ट्रीट जर्नल अगेन वोक लिबरल ये बताने लगा था, अब दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि भाई देखो ईरान एक तरीके से इनडायरेक्टली जीत रहा है। क्यों? क्योंकि वॉर फटीग आ गई है, हालत खराब हो गई है इनकी, राइट। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फिर जरा सीरिया पे नजर डालेंगे कि सीरिया में क्या गेम चल रहा है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट, 1 करोड़ का पूल है। अनअकैडमी अपने 9 साल भी कंप्लीट कर रहा है, तो दिसंबर 7 को आप ज्वाइन करिए इस टेस्ट को 10 बजे। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच करोल बाग में, सिर्फ 80,000 रुपए में। यहाँ पे इंग्लिश बैच मिलेगा, बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सीसैट, सब कुछ इंटीग्रेटेड। उसी तरीके से अगर हिंदी में आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप आइए मुखर्जी नगर, साइमल्टेनियसली उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और बिहार के पटना में। अच्छा, इजराइल लेबनान सीज फायर, हिजबुल्लाह क्लेम्स विक्ट्री। देखिए हिजबुल्लाह विक्ट्री क्लेम करे या ना करे, मैं ये कहूंगा कि हिजबुल्लाह फिर भी काफी स्ट्रांग है हमास से, ठीक है, बट क्या उसको लॉसेस नहीं हुए? मैसिव लॉसेस हुए। क्या लेबनान को लॉसेस नहीं हुए? मैसिव लॉसेस हुए। बट फिर इजराइल ये कह के निकल जाए कि लेबनान की आर्मी जो है वो संभालेगी, तो लेबनान की आर्मी आज तक तो हिजबुल्लाह को नहीं संभाल पाई। ईरानियन रेजिम से लड़ेगी क्या लेबनान की सरकार, या फिर मतलब व्लादिमीर पुतिन से, या फिर चाइना से? ऑब्वियसली नॉट। मतलब इजराइल को पता है कि वापस से हिजबुल्लाह आराम से अपने पैर पे खड़ा होगा एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि अमेरिका नहीं कह दिया कि हाथ बांध के पीछे हो जाओ। सो हो गई विक्ट्री। और नेतन्याहू के अलावा बाकी पूरे इजराइल को भी ये पता है कि ही लॉस्ट द वॉर, पर्टिकुलरली विथ लेबनान या हिजबुल्लाह कह लीजिए। अच्छा, इसके ऊपर से जो सबसे बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर वो हॉस्टेजेस का है। एक हॉस्टेज वो लेके आए हैं, क्या डेड बॉडीज मिलती हैं, ठीक है, कोई डील नहीं कर पाए। अगर डील ही करना था, अगर सीज फायर ही करना था, तो वाई हिजबुल्लाह, वाई नॉट हमास? तो इसमें भी इजरायली कुछ कमेंटेटर्स जो कि प्रो बाइडन कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने एक लॉजिक इसमें बताया कि भाई इससे पता है क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि हमने हमास हिजबुल्लाह की यूनिटी तोड़ दी। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? आइडियोलॉजी मैच हो चुकी है, लॉजिस्टिक मैच हो चुका है, वेपन मैच होता है, आपस में रेबल्स एक्सचेंज करते हैं। एक दिन में बस तुमने सीजफायर अलग अलग दिन पे करा दिया तो तुमने सोचा उसकी यूनिटी तोड़ दी। ये तो वही वाली बात हो गई कि तुमने बोला ईरान और रशिया की यूनिटी टूट गई है, अभी रशिया और चाइना की यूनिटी टूट गई है, इंडिया रशिया की यूनिटी टूट गई है। ये तो मूर्खता वाली बात हुई है। तो मतलब ऐसे फालतू के हम कोई स्कोर्स हम सेटल करें ना कि हम जीत रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे एक चीज समझ लिए कि आज के डेट में लेबनान में इन तीनों ने, एक्सिस ने बुरी तरीके से हराया है किसको? अमेरिका प्लस इजराइल। और पॉलिटिक्स के कारण बाइडन ने कहा कि नेतन्याहू नो मोर, नो मोर, कोई ग्रेटर इजराइल नहीं, पिट के वापस आओ, सॉरी बोल के रिट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि तूने हैरिस को सपोर्ट नहीं किया, तूने ट्रंप को सपोर्ट किया। और ये ओपन सीक्रेट है, अब इसको सीक्रेट क्या ही बोले। और साइमल्टेनियसली जिस बंदे ने सबसे ज्यादा इंटरफेयर किया है दुनिया जानती है, पुतिन एंड हिज एलाइज। पुतिन एंड हिज एलाइज वांटेड ट्रंप बैक, तो दे वांट ट्रंप आउट। ये दे वांट
व्लादिमीर पुतिन टू बी आउट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितने बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं पुतिन के लिए वो कर रहे हैं। कीव इंडिपेंडेंट, देखिए जरा, एक ही हफ्ते में ये सारी कहानियां चली, हफ्ते 10 दिन में, कि अचानक से लॉन्ग रेंज मिसाइल देने लगते हैं। यूके, फ्रांस, जर्मनी मीटिंग करने लगते हैं कि भाई फटाफट वॉर एड दे दो, जो आपको एंटी टैंक मिसाइल देने हैं, आपको पर्सनल भेजने हैं, अपने ट्रेंड ऑपरेटिव्स भेजने हैं, अपने मर्सनरीज भेजने हैं, सब कुछ कर दो, ठीक है। और लॉजिक ये बताया जाता है कि भाई देखिए ऑलरेडी रशिया नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स ला चुका है, अभी 40,000 लाएगा, 1 लाख लाएगा, 2 लाख लाएगा। तो इनकी असेसमेंट के हिसाब से इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम तो इसको परमिशन दे रहे हैं, जेलेंस्की अब मरेगा, जेलेंस्की लॉन्ग रेंज मारेगा। तो पहला प्रेशर पॉइंट कहां पड़ा, पुतिन पे, ठीक है। सेकंड प्रेशर पॉइंट डाला इन्होंने नेतन्याहू कि नेतन्याहू तुम बहुत ज्यादा विक्ट्री यहां पे क्लेम कर रहे हो, बहुत पॉलिटिकल यहां पे तुम्हें फायदे मिल रहे हैं और तुम हमारे इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो सॉरी बोल के वॉर से पीछे हटो, बट हम पुतिन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी तुम्हारी कैपेसिटी भी हमने चेक कर ली, इजराइल के पास आज वो कैपेसिटी नहीं है कि वो हिजबुल्लाह को आड़े हाथों ले और मतलब एलिमिनेट कर दे। वन साइडेड कुछ दिख नहीं रहा था, जिस तरीके से रशिया का वॉर खींच रहा था वैसे ही इजराइल का भी वॉर खींच रहा था। दे वांटेड कि भाई हम किसी भी तरीके से इसके सबसे इंपॉर्टेंट एलाई को तोड़े बीच में से, क्योंकि जब भी आप ये मैप देखेंगे, एनी टाइम यू लुक एट द मैप, आप जरा सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको यहां ये वाली सरकार जो है ना, सीरिया की सरकार, इसको तोड़ना है। जैसी सीरिया की सरकार टूटेगी ना, ध्यान सुनिए क्या कह रहा हूं, सीरिया की सरकार टूटी तो लेबनान, ठीक है, लेबनान और ईरान के बीच में जो आराम से एक्सचेंज हो जाता था ना, कोई भी गुड्स, कुछ भी सामान आ रहा है, वो टूट जाएगा। तो हम उसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ोगे, हाउ विल यू डू दैट? हम डायरेक्टली हिट करेंगे किसे, असद रेजिम को। तो बशर अल असद की डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी जो कह लीजिए, अगेन सब्जेक्टिव, जिस साइड है आपको उस साइड डेमोक्रेसी दिखेगी, जिस धर्म में बिलीव करते हैं उस साइड आपको डेमोक्रेसी मिलेगी। आप जिस धर्म के हैं, आपके उस धर्म से अलाइंड, आप जिस कास्ट हैं, जिस क्रीड के हैं, जिस एथनिसिटी के हैं, उससे रिलेटेड जो कंट्री होगी वो आपको डेमोक्रेसी लगेगी, ओपोनेंट आपको हमेशा डिक्टेटरशिप लगेगा। आप किसी ईरानियन से पूछिए अमेरिका क्या है, तो वो बोलेंगे डिक्टेटरशिप। इतनी सब्जेक्टिविटी है इसमें, ठीक है, इतनी सब्जेक्टिविटी। और आपको पता है कि जो वेस्टर्न बायस है हर कंट्री को लेकर, इंडिया के ऊपर बायस बना रखा है, बताओ। ईरान के ऊपर बनाओ तो चलो, आपका वो सेटन वेटन जो भी आपने समझ रखा है, इंडिया भी डेमोक्रेसी नहीं है। और उसके बाद आपने ऐसे प्रोपागेट करवाए थे। तो आपको यहां समझ आएगा कि क्यों ये सारे वर्ड्स कैसे मिसयूज किए जाते हैं, कैसे इनका गेम चल रहा है, क्यों द ओनली गेम दैट दे वांट टू प्ले इज रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह। और ये जो रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह का ये जो टीम अप है, और आज यूएस में इतनी करेज नहीं है कि इसके साथ ये चाइना का नाम लिख पाए। पता है क्यों? चाइना ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुका है और चाइना के साथ ये वो कोई वॉर कर नहीं पा रहे। इंडिया को यूज करने की कोशिश की, वियतनाम, सारी कंट्रीज, फिलीपींस, सबके साथ ट्राई कर रहे हैं। कोई कंट्री बोल रही है हमें नहीं लड़ना चाइना से, हमें पता है चाइना बड़ा हो चुका है, किसी को नहीं लड़ना चाइना से, ठीक है। तो यहां पे CNN आज तक, ठीक है, और चाइना बहुत अच्छा काम भी करता है, अपने इंटरेस्ट खरीद लेता है जहां पे उसको ऐसा मन किया। जैसे जस्टिन ट्रूडो में इंटरेस्ट डाल दिया, पैसे डाल दिया, जस्टिन ट्रूडो चुप रहता है, ओके चाइना, सॉरी चाइना। अभी देखो यूनुस जैसी पावर में, स्टेक्स, थोड़े पैसे, लिटिल मनी, ओके, चुप रहना, डोंट स्पीक एनीथिंग अबाउट चाइना। सिंपल रूल, चेक बुक, जहां पे कोई मुंह खोले चेक बुक, चुप, पीस, हम सब कुछ लेते जाएंगे आराम से, तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह, इनकी एक्सेस हो गई। सपोर्ट किसे करते हैं ये? बशर अल असद की रेजिम। अचानक से बशर अल असद की रेजिम के अगेंस्ट कुछ रेबल्स, कुछ फ्रीडम फाइटर्स, ये अचानक से चढ़ दौड़ते हैं और अलेप्पो पे कब्जा कर लेते हैं। नाउ जरा सा ये टाइम्स ऑफ इजराइल का ये आर्टिकल देखिए, बड़ा प्यारा है। रेबल्स इन सीरिया टेक एडवांटेज ऑफ इजराइल्स सक्सेस अगेंस्ट अ वीकेंड ईरान एक्सिस। कहने का मतलब यह है, अमेरिका ने पहले क्या किया, इजराइल को बोला कि तुम हिजबुल्लाह को तोड़ो। तुम हिजबुल्लाह को ठीक से तोड़े, चलो 20% 30% काम हुआ। अब तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, अब मैं रेबल से ये काम कराता हूं, बहुत खर्चा हो रहा है, मैं रेबल को सस्ते में ये काम देता हूं। सीरिया की सरकार को जैसे ही हम तोड़ देंगे, है ना, बशर अल असद को तोड़ेंगे, तो पुतिन का एक और, है ना, पपेट गिर जाएगा, पुतिन सपोर्टेड एक और लीडर गिर जाएगा, और फिर ईरान और रशिया, ये दो ही कंट्री बच जाएंगे टारगेट करने के लिए। क्योंकि चाइना आराम से, जब अमेरिका सामने आ जाएगा तो चाइना आराम से साइड हो जाएगा कि ठीक है लड़ो। अब ये चल क्या रहा है यहां पे एग्जैक्टली, व्हाट इज हैपनिंग इन सीरिया, कौन से रेबल्स किस साइड सपोर्ट करते हैं, वाई व्लादिमीर पुतिन इज बॉम्बिंग
द हेल आउट ऑफ सीरिया। सीरिया में बॉम्बिंग क्यों शुरू कर रहे हैं, एयर रेड्स क्यों कर रहे हैं, नेवल रेड्स क्यों कर रहे हैं, वाई ही इज डूइंग ऑल ऑफ दिस? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कौन कहां किसके क्या इंटरेस्ट है। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये कुर्स है, ये कुर्द, ये तो डायरेक्टली सपोर्टेड बाय अमेरिका है, सीधी सीधी बात है, इसमें पब्लिक है। और यहां पे जब भी आप देख लेंगे डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेसी फैलाते हैं ये लोग। तो ये जितने रेबल्स हैं ना कुर्ड्स, ये रेबल्स दे आर सपोर्टेड बाय अमेरिका, ठीक है। अब कुर्ड्स के साथ तुर्की को क्या प्रॉब्लम है? तुर्की को ये प्रॉब्लम है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई दे हैव अ सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस इन तुर्की। तो तुर्की क्या करता है, इनके साथ जेनोसाइड करता है, इनकी मैसिव बॉम्बिंग करता है। दुनिया में कभी तुर्की को जेनोसाइडल तुर्की नहीं बोला जाएगा। इसराइल गलत कर रहा है गाजा में, ठीक है, बट तुर्की भी गलत कर रहा है कुर्द के साथ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों चीजों को एक ही लेंस से नहीं देखते तो फिर आप गलत देखते। अच्छा, ये एक कहानी हो गई। अब तीसरा देखिए, ये जो रेड रेड में आपको दिख रहा है ना, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ बशर अल असद। और बशर अल असद के साथ कौन कौन खड़ा है? ईरान, रशिया एंड चाइना। अब इनके ऊपर चढ़ कौन दौड़ा है? तो अचानक से ये एक नई सी फोर्स आती है ना, जो अचानक से देखिए, आप ज्यादा इनके पास लैंड है ना, रेबल फोर्सेस में सबसे ज्यादा कुर्ड्स के पास है, और आप देखिए सीरियन गवर्नमेंट के पास है। बट अचानक से यह हयात तहरीर अल शाम्स, ठीक है, ये अलकायदा के साथ किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये अचानक से अलेप्पो पर चढ़ दौड़ता है। तो अब नेचुरल सी बात है, आप कहेंगे ये क्या चल रहा है? देखिए, ये ध्यान से समझ लीजिए, ये लेबनान है और यहां पे ये गोलान हाइट वाला इलाका है। तो यहां से ऑलरेडी सीरियन रेजिम पे ये बॉम्बिंग कर रहा था इसराइल। तो सीरिया ये कहना चाह रहा है, टाइम्स ऑफ इसराइल, कि हमने सीरिया को इतना वीक कर दिया कि कुछ लोग इस पे चढ़ दौड़े। तो अब मुझे बताइए, जो चढ़ दौड़े होंगे ये किस साइड अलाइंड होंगे? नेचुरल सी बात है, कमेंट में जरूर बताइएगा ये किसके साथ अलाइंड है, मुझे जानना है आपसे। HTS एंड इट्स एलाइज, ठीक है, ये हयात तहरीर अल शाम, कौन सपोर्ट कर रहा होगा इनको? क्या इसके पीछे इसराइल है, अमेरिका है? क्या लगता है आपको? ठीक है, क्योंकि उस साइड से तो व्लादिमीर पुतिन ओपनली आ चुके हैं कि भाई हम लड़ाई करेंगे, और एसेंशियली ये एक मैसिव हिट में घुस चुके हैं। कहां? अलेप्पो में। अब मेरा क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे तुर्की का क्या रोल है? तुर्की क्या कह रहा है? क्या तुर्की हेल्प कर रहा है? क्योंकि तुर्किश सपोर्टेड जो रेबल्स हैं वो ये आपको ये ब्लू में दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या तुर्की भी हेल्प कर रहा है ये ग्रीन रेबल्स को, या तुर्की शांत है? या फिर अमेरिका ने कहा है कि तुम मारो, ठीक है, जिसको कुर्ड्स को मार रहे हो, मैं चुप रहूंगा, मुझे काम करने दो HTS के साथ, लेट मी हिट द सीरियन रेजिम, तुम शांत रहना, तुम्हारे इंटरेस्ट में भी है सीरिया अगर टूटे तो तुम भी थोड़ी जमीन ले लेना। व्हाट इज द डील? ऐसा कुछ है क्या? कि सेटबैक्स फॉर रशिया, ईरान एंड हिजबुल्ला टर्न्स इनटू कैटास्ट्रॉफी फॉर सीरिया। मतलब ध्यान से सुनिए, अभी व्लादिमीर पुतिन ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए, ईरान ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए कि हिजबुल्ला बच गया, हिजबुल्ला की लड़ाई खत्म हो गई, अब हमास की खत्म होने वाली है। तुरंत इन्होंने हिट किया, अमेरिका ने डायरेक्टली हिट करवाया। रेबल्स, अचानक रेबल्स कहाँ से आ जाते हैं? ऐसे तो होता नहीं है, रेबल्स एक दिन में अचानक से आके हिट करना शुरू करते हैं। तो ये अमेरिका ने कहा कि भाई देखो, इजराइल से नहीं हो रहा, हम सस्ते रेबल से काम करते हैं। कुल मिला के कहानी ये है कि व्हाट यू आर लुकिंग एट इज ग्लोबली, अब सीरिया में काम चल रहा है और रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे काम चल रहा है। दो जगह आपको बहुत हैवी फाइटिंग दिख सकती है। पुतिन की हर अलायंस को कहीं पे भी उनके साथ अभी कोई खड़ा दिखेगा तो उसके ऊपर हिट आएगा बिफोर जो बाइडन गोस। आप जरूर बताइएगा क्या होने वाला है सीरिया में, और क्या इसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।